तो हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर मौर्य वंश के अंतर्गत हम लोग अशोका पे पहुंच चुके थे, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं आज। और शिलालेख हो गई थी। हाँ 39 शिलालेख। हाँ 39 शिलालेख हो गई थी और मैंने कुल होमवर्क भी दिया था जिसमें अंदर आप लोग शिलालेख वगैरह लिखे हैं, आंसर राइटिंग भी दी थी और वो भी दिया था। चलो कोई बात नहीं, आंसर राइटिंग तो बाद में दिखा देना। अभी आप लोग जो लिख के लाए होंगे शिलालेख वगैरह वो सब ओपन करके अपने सामने रखो। हमें पता है तुम लाए हो लिख, ये तुम्हारा नहीं, यहाँ बहुत सारे हाथ हैं, मुझे पता है। वो एक बार में होता ही नहीं। वो 14 फरवरी में कहाँ शादियाँ हो रही पता है। चलो ठीक हो, हाँ बैठो। अगर ठीक लग रहा है तो क्लास कंटिन्यू करो, वरना घर जाना तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वरना आराम से बैठो क्लास में, ठीक है। तो हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य वंश में मैंने बताया था अशोका से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करते हैं हम लोगों को, ठीक है। अशोका का जैसे कार्यकाल की अगर बात करें तो हम लोग ने कल तक डिस्कस ये कर लिया था कि अशोका अपनी गद्दी के ऊपर आके बैठ चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो इस पूरे मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके द्वारा बनाए गए पूरे के पूरे एक मौर्य वंश को इन्होंने आगे किस तरीके से एक्सपेंड किया था। तो कई सारी इनकी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने आज जो आपको होमवर्क में दिया था उससे रिलेटेड कुछ चीजें पहले देख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि कुछ शिलालेख हैं इनके, ठीक है। शिलालेख वगैरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, या कुछ ऐसी चीजें ये लिखवाया करते थे लगातार जिससे लोगों को मैसेज कन्वे हो पाए। और वो सब चीजें शुरू कब हुई थी? कलिंग युद्ध के बाद में, ठीक है। कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग वॉर के बाद में ये सब चीजें शुरू हुई थी। और ये कलिंग वॉर कब हुआ था? लगभग 261 बीसी, ठीक है। 261 बीसी अप्रॉक्स मानी जाती है। 269 बीसी में अशोका गद्दी के ऊपर आके बैठे थे और 8 वर्ष पश्चात क्या हुआ था? ये कलिंग वॉर हुआ था। और इस कलिंग वॉर के बाद में इन्होंने यहाँ पर हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद में कई सारे शिलालेख और ऐसे अभिलेख लिखना शुरू किए। अब इन शिलालेखों की क्या खासियत है? वो खासियत ये थी कि शिलालेख सिर्फ भारत में ही नहीं लिखे गए इनके द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा जो लिखे गए शिलालेखों की संख्या वो टोटल हमने 39 बात की थी। उन 39 शिलालेखों के अंतर्गत टोटल शिलालेख सिर्फ भारत में ही नहीं है, ऐसे शिलालेख इनके पाकिस्तान में भी आज के समय में मौजूद हैं, अफगानिस्तान में भी मौजूद है और यहाँ तो नहीं माइनर एशिया तक में इनके थोड़े बहुत मौजूद है। अगर बात करें तो कुछ एशिया के कुछ ऐसे प्रोमिनेंट रीजन है जहां पे इनके अभिलेख मौजूद है, जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जगह है जहां इनके अभिलेख मौजूद है, वो जो टर्की का आज का इलाका है, प्रेजेंट टाइम का। पहले वो ग्रीक व्रीक में आता था पूरा इलाका, वहां पे भी इनके अभिलेख मौजूद है। तो ऐसे अभिलेखों के अलग अलग भाषाएं भी हैं, क्योंकि अशोका को पता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भाषा समझता है, उसकी भाषा के आधार पर ही उस अभिलेख को लिखाया जाएगा, ठीक है। अब भारत के अंदर अगर चाइनीज अभिलेख लिखा दिया जाए तो यहाँ की जनता तो नहीं समझ पाएगी, उसे तो समझाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, है ना। तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या करा था? जहां की जनता जो अभिलेख बोला करती थी, मतलब जो लैंग्वेज बोला करती थी, वहां अभिलेखों को वैसे ही लिखा है। जैसे भारत के इस पूरे के पूरे प्रांत के अंदर जब अशोका का एम्पायर था तो इन्होंने यहाँ के जो अभिलेखों को लिखाया था उसकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि में लिखवाया था? ब्राह्मी लिपि के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर होने वाले जितने भी अभिलेख थे वो अभिलेख कैसे थे? ब्राह्मी लिपि के अंदर थे, ठीक। दूसरा, ब्राह्मी लिपि के अलावा अगर ये लोग पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़े तो पाकिस्तान की जो लिपि थी वो थी खरोष्ठी। कौन सी? खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि हुआ करती थी। ये लिपियां याद कर लेना क्योंकि ये आपके काम आएंगी, पूछी जाती है। ये इंडिया में ऐसी थी, पाकिस्तान में ऐसी थी। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के इलाके में ये जो लिपि थी, इस लिपि को बोलते थे अरमाइक लिपि, ठीक है। कौन सी? अरमाइक लिपि, ठीक है। इसके आगे का जो इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ आज के समय का टर्की वर्की इलाका है, उस इलाके के अंदर जिस लिपि का यूज होता था वो लिपि कौन सी थी? ग्रीक लिपि,
ठीक है। तो ये 4 लिपियां हैं टोटल मिलाकर। इन 4 लिपियों के अंदर हम लोग बात करेंगे पूरे के पूरे ये जितने भी शिलालेख अभिलेख हैं वो सब इन भाषाओं के अंदर लिखे गए थे। तो ये 4 भाषाएं हैं प्रांतों के या फिर रीजन्स के हिसाब से। इन रीजन्स में ये भाषा है। जैसे पहली ब्राह्मी लिपि है, ये पूरी इंडिया के अंदर जितने भी शिलालेख मिलेंगे कौन सी लिपि में मिलेंगे? ब्राह्मी, क्योंकि यहाँ के लोग ब्राह्मी लिपि को समझते थे और उसको बोल भी सकते थे, लिखना पढ़ना सब जानते थे। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में लिखवाया होगा। वहां खरोष्ठी लिपि में लिखाया गया, फिर अरमाइक लिपि में लिखाया गया और टर्की में ग्रीक लिपि के अंदर लिखाया गया। तो ये तमाम लिपियां हैं जिसके अंतर्गत ये तमाम अभिलेख बने हुए। इन सारी चीजों को आपके पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। हाँ, ब्राह्मी लिपि को बेसिकली आगे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इन्होंने ये बात बताई थी, सबको पढ़ने का मतलब बेसिकली ये बता रहा हूं मैं, इन्होंने ये बात बताई थी कि ऐसी और भी लिपियां हैं जिसके अंदर अभिलेख और भी बहुत सारे प्रेजेंट है, और वो अभिलेख जहां जहां से थे उसकी कुछ लोकेशंस इन्होंने बताई। तो जेम्स प्रिंसेप जाने जाते हैं अशोका के अभिलेख को पहली बार पढ़ने के लिए, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे अभिलेख हैं इनके, उन अभिलेखों में ये लिपियां हैं जिन लिपियों के अंतर्गत ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब टोटल इनके शिलालेखों की या अभिलेखों की संख्या बताई जाए तो कितनी होती है? कितने हैं टोटल? 14। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो हम लोग कितने हैं टोटल? 14। अब इन 14 के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें मैंने आपको दी थी लिखने के लिए, ये आप लोग लिख के लाना, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि इन अभिलेखों के अंदर कहां कहां पे अशोका ने किन किन चीजों का वर्णन किया है वो चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने बोला। ठीक, 1 से लेकर 14 तक। 14वीं वाली खास नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ लेखन की व्याख्या की गई है कि हमने इन लिपियों में तमाम लेखन किया। इंपॉर्टेंट आपके लिए 1 से लेकर 13 तक है, जिसमें अगर 1 से शुरू करें हम लोग तो यहाँ पे पशु वध को रोकने की बात की गई। ठीक है, इसको पशु वध को रोकने की बात की गई है, मतलब अहिंसा को यहाँ पर बताया गया है और पशु के वध को रोकने की बात की गई है। एनिमल किलिंग या एनिमल सेक्रीफाइस को रोकने की यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप पशुवध या फिर अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट को भी चाहें तो यही मेंशन कर सकते हैं जहां इन्होंने इन तमाम चीजों की बात की है। ये इनका पहला अभिलेख बताता है जिसके अंदर लोगों को ये मैसेज जाता है कि अशोका अहिंसात्मक थे और पशु बलि की निंदा किया करते थे। ये पहला अभिलेख इनका बताता है। दूसरा अभिलेख जस्ट इसी से रिलेटेड है, वो क्या बताता है? पशु चिकित्सा। ठीक है, पशु चिकित्सा का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अगर पशु बीमार है, इल है किसी भी तरीके से, तो जैसे ह्यूमंस को ट्रीटमेंट दिया जाता है चिकित्सक के फॉर्म में, ऐसे ही ट्रीटमेंट किसको मिलना चाहिए? पशुओं को भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि पशुओं के लिए हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था की जाएगी और इन्होंने उन व्यवस्थाओं का वर्णन भी यहाँ पर किया है। ठीक है, तो उन व्यवस्थाओं के बारे में भी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। एक अभिलेख इंपॉर्टेंट है आपके लिए 13वें अभिलेख के अंदर क्या लिखा हुआ है? कलिंग। ठीक है, कलिंग वॉर की पूरी व्याख्या उसके अंदर दी गई है। ठीक है, 13वें वाले अभिलेख के अंदर कलिंग वॉर की व्याख्या एक जगह और मिलती है, कोई बताएगा? हाँ, तो साम्राज्य विस्तार इससे बात नहीं करती है। क्या चीज? साम्राज्य विस्तार ये सब हम लोग बात कर रहे हैं जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया तब इन्होंने सारे अभिलेख लिखवाए थे, सारे के सारे जितने भी मिलेंगे आपको। तो साम्राज्य का विस्तार तो साथ में चल रहा है, साम्राज्य विस्तार भी होता चला जा रहा है। और मैंने बोला था ना पहले हिंसात्मक रूप से करते थे, अब अहिंसात्मक रूप से करते हैं। वो भी किसी अभिलेख में लिखा है। क्या चीज? साम्राज्य का विस्तार। हाँ, मैं कह रहा हूँ 13 अभिलेख और सब में कुछ ना कुछ वर्णन लिखा हुआ है। तो साम्राज्य का विस्तार यहाँ हिंसात्मक रूप से कैसे करना उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो टोटल 13 अभिलेखों के अंदर इन अभिलेखों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी। बाकी कलिंग वॉर का एक जगह और वर्णन किया गया है और वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा लिखाया गया था।
ठीक है। तो ये कलिंग के राजा खारवेल हैं जिन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। इस अभिलेख के अंदर पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन लिखा हुआ है कलिंग वॉर के बारे में। इतना तो अशोका ने इसके अंदर मेंशन नहीं कराया है जितना हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी डिटेल मिल जाती है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ फिर से कि इन 13 के 13 अभिलेखों को आप लोग याद कर लीजिएगा टोटल मिला के, ठीक है। सारे अभिलेख देख लीजिएगा कौन कौन से अभिलेख हैं, क्या है, उसको होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे, रोज ही करोगे तुम लोग। शादी हो जाएगी। ठीक है। तो ये अभिलेख है टोटल मिला के। उसके बाद में अगर इनकी हम लोग लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, लिटरेरी सोर्सेज का मतलब बेसिकली कि उस पूरे मौर्य एम्पायर के दौरान कौन कौन से सोर्सेज यहाँ पर प्राप्त हुए जिससे मौर्य के प्रशासन के बारे में, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहां के शासकों के बारे में डिटेल में पता चलता है। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं जिसके अंदर ये सब चीजें लिखी गई हैं, जैसे अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र इसके द्वारा लिखा गया था कौटिल्य। कौन है कौटिल्य? चाणक्य, ठीक है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, भाषा संस्कृत थी और कौटिल्य ने यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इसके अंदर लिखा ही लिखा है। लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा गया, यहाँ राजनीति के बारे में लिखा गया। वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी पूरी की पूरी प्रशासन के दौरान, उस राजनीतिक व्यवस्था का यहाँ पर पूरा का संदर्भ आपको यहाँ देखने को मिलता है। बहुत डिटेल्ड बुक है, अगर आप इसको कभी भी डाउनलोड करोगे, अभी भी डाउनलोड हो जाती है, किसी किसी लिंक पे मिल जाती है। उसके अंदर चैप्टर का क्लासिफिकेशन देखोगे सोर्सेज के अंदर जब आप, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल मिला के 15 पुस्तकें और 180 अध्याय हैं। ये इतनी ब्रॉड किताब है, ठीक है। तो कई सारे पार्ट्स में इस किताब को लाया गया था और यहाँ पर सीधे सीधे राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी या राज्य की राजनीति कैसी रहेगी, उस राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन इसके अंदर किया गया, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल डिस्कशन किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, ठीक। मौर्य प्रशासन की सबसे संपूर्ण जानकारी इसी के अंदर है। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड बेसिकली बड़े बड़े क्लॉजेस में देखे जाए तो कराया जाता है। पहला पार्ट 1 है जिसके अंदर किंग और उसकी काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है, राजा और उसकी मंत्री परिषद कैसी होगी, कौन कौन मंत्री रहेगा, किस किस चीज के लिए क्या क्या मंत्री होते थे वो रहेगा। पार्ट 2 के अंदर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लिखा हुआ है कि उस समय न्यायिक व्यवस्था कैसी होती थी, सिविल और क्रिमिनल सजाएं क्या क्या होती थी, कानून कैसे चलता था उसके बारे में लिखा हुआ है। और तीसरा डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में लिखा हुआ है कि दूसरे लोगों के साथ में या दूसरे प्रांतों के साथ में, दूसरे राजाओं के साथ में इनके संबंध किस तरीके के होते थे और कैसे ये दूसरे लोगों के साथ में डील किया करते थे। तो इसके बारे में पार्ट 3 में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। तो यहाँ कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था है पूरी की पूरी। उसके बाद में मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गया एक नाटक है पूरा का पूरा, ठीक है, संस्कृत के अंदर। और इस नाटक के अंदर पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य जो रहा था उस साम्राज्य के बारे में लिखा गया। और विशाखदत्त मौर्य एम्पायर के अंतर्गत के कोई कवि नहीं है, ये कहाँ के? गुप्ता एम्पायर के। गुप्ता एम्पायर के अंदर जब आप आगे चल के गुप्ता एम्पायर पढ़ोगे तब विशाखदत्त को पढ़ोगे। लेकिन इन्होंने काफी डिटेल में यहाँ पर इन सारी चीजों को लिखा है कि वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी, मौर्य साम्राज्य कैसा था और उस साम्राज्य का गुप्ता एम्पायर से क्या कंपैरिजन, क्या वो ज्यादा अच्छा या ये ज्यादा अच्छा। ये वही विशाखदत्त हैं जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण युग नाम दिया था, ठीक है। बोला जाता है ना कि गुप्ता एम्पायर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है ना। तो स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है? इनके द्वारा ये टाइटल दिया गया था, इस वजह से ये स्वर्ण युग जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इंडिका। इंडिका तो आप लोग जानते हैं, कल बात हुई थी ना, मेगास्थनीज, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज यहाँ आया था और उसने यहाँ पर आकर इंडिका का जो वर्णन किया है उसके अंदर बेसिकली पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में लिखा गया। पाटलिपुत्र के बारे में क्यों लिखा होगा? क्यों इतना राजधानी, ठीक है, राजधानी है उस देश की, मगध एम्पायर की राजधानी, मौर्यों के एम्पायर की राजधानी थी, इस वजह से पाटलिपुत्र और इन सारी चीजों के बारे में यहाँ लिखा गया, डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर इंडिका के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी दिखेगी आपको कि किस तरीके से ग्रीक पूरा का पूरा जो एम्पायर था उस ग्रीक एम्पायर का वर्णन यहाँ पर इंडियन एम्पायर के अंदर कैसे किया गया। तो वहां की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, वो कल्चर किस तरीके से भारत के अंदर उठ के चला आया,
उसकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि इंडिका किताब या ऐसी सोर्सेज होती थी बहुत सारी, जिन सोर्सेज से ये पता चलता था कि वहां पे क्या हो रहा है। मतलब बेसिकली मेसोपोटामिया का एक एग्जांपल देखा था हम लोग ने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया का क्या इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से वहां की संस्कृति या कल्चर उठ के भारत चला आया, है ना। तभी तो एक कंपोजिट कल्चर का फॉर्म बना कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ये ग्रीक राइटर्स या तमाम राइटर्स ने अपनी अपनी चीजें लिखी, उन राइटर्स के द्वारा लिखी गई चीजें वो सारी की सारी कहाँ है, इंडिया के अंदर है। अब इंडिका के अंदर ग्रीक का भी तो वर्णन होगा कुछ ना कुछ, तो उससे लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा और ऐसी आर्ट फॉर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो भारत में बहुत सारी जो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, वो टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहीं ना कहीं किसका फॉर्म होता है, इन्हीं ग्रीक स्टाइल्स का फॉर्म होता है। तो ये ग्रीक स्टाइल के फॉर्मेशन में देखते हैं। जैसे अभी आप लोग ने कल ही की न्यूज पढ़ी होगी कि यूएई में एक नया मंदिर जो है जिसका इनॉग्रेशन हुआ, पहला मंदिर जाना जा रहा है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वहां पे जो वो बना है उसकी शैली वैली के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है, कौन सी शैली में बना है, कितने स्तंभ हैं उसके अंदर, कौन सी आर्ट फॉर्म उसके अंदर यूज की गई है, किस तरीके का। तो अगर आप उस मंदिर को सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर डालोगे और उसका क्लासिफिकेशन करके देखोगे तो उस मंदिर के अंदर पिलर्स, एक एक पिलर्स की वैल्यू दिखाई गई है कि ये पिलर क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। कई सारे ऐतिहासिक कारण जुड़े हुए हैं उससे पीछे, ठीक है। आप उसके अंदर मौर्य एम्पायर का भी डिस्कशन देखोगे, गुप्ता एम्पायर का भी डिस्कशन देखोगे, ठीक है। उसके अंदर विजयनगर का भी कुछ पार्ट देखने को मिलेगा, नागर शैली में बना हुआ पूरा मंदिर दिखाई देगा आपको। तो ये सारी शैलियां वहां पर यूज की गई है। वहां बनारस के घाट को बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से। एक्चुअल तो नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या किया गया, एक आर्ट फॉर्म दी गई है कि बनारस का घाट आप यहाँ पे रह के भी देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें वहां पर दी गई। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो एक मॉल है बहुत बड़ा सा, नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी। उस मॉल के अंदर दुनिया के जितने भी वंडर्स हैं उन सारे वंडर्स को वहां पे बनाया गया है, सारे वंडर्स। और जब आप वहां जाते हो, जाने के बाद में आपको फील ही ऐसा होता है कि आप एक्चुअल में वहां आ गए। तो सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सारे वंडर्स वो सारे के सारे वहां देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगहें होती हैं जहां पे आप एक फील ले सकते हो एक्चुअल जगह पे अगर आप नहीं जा पा रहे। तो वहां पे किया गया। ऐसे ही उस मंदिर के अंदर भी जब इनॉग्रेशन हुआ तो ऐसी तमाम आर्ट फॉर्म्स को यूज किया गया। अब ये क्वेश्चन अगले साल क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा किसी ना किसी फॉर्म में। हो सकता है 2024 का आप लोग जब यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जाओ तो वहां के मंदिर आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ आ जाए, तो वो चीजें भी आप पढ़ सकते हो, वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिका का वर्णन है जहां से कहीं ना कहीं सांस्कृतिक वैल्यू जो हमारी डेवलप हुई उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन की अगर हम लोग बात करें तो डिक्लाइनेशन ऑफ मौर्यस कहां से शुरू हुआ, अशोका के बाद से ही माना जाता है शुरू हो गया। तो अशोका के बाद जितने भी लोग आए वो कहीं ना कहीं सिर्फ टेम्परेरी शासक के तौर पर रहे और लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। तो अशोका का साम्राज्य विस्तारित साम्राज्य के फॉर्म में जाना जाता है। अशोका ने जितना भी रूल किया यहाँ पर पूरा का पूरा, उस पूरे के पूरे रूल के अंदर देखने को मिलता है कि वो साम्राज्य विस्तार अहिंसात्मक रूप से करता है। अहिंसात्मक रूप से साम्राज्य का विस्तार करना पॉसिबल नहीं था। आने वाले शासकों ने क्या करा, उसकी उन नीतियों को तोड़ दिया क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन नीतियों को तोड़ के, अशोका के उन प्रिंसिपल्स को तोड़ के अपने अपने तरीके से शासन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिखता है कि इतने विशाल एम्पायर का धीरे धीरे क्या हुआ, विघटन होता चला गया। अब विघटन के पीछे सिर्फ और सिर्फ लेटर मौर्यास नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मौर्यास को डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक है वो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, ठीक है। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, वैसे मैं अशोक के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, ये जो सहिष्णुता लिखी हुई है, अशोका की धार्मिक नीति कैसी थी, सहिष्णु थी। अशोका द ग्रेट जाना ही इसलिए जाता है कि वो जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो उसने एक अपने पूरे के पूरे शिलालेख में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का आदर करो, ठीक है। उसने इस बात को वहां शिलालेख में लिखा हुआ, दूसरे धर्मों का आदर करो। अगर आप किसी एक धर्म को मानते हो तो दूसरे धर्मों के प्रति संवेदनशील आपको रहना पड़ेगा। तो ये बात अशोका की लोग मानते थे, धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है पूरी की पूरी। इसके बाद में क्या हुआ, इसी चीज को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। अशोका ने क्या करा था, जो ब्राह्मणवादी नीति अपनाई थी उस समय, ब्राह्मणों के साथ में जो भी नीतियां अपनाई थी, लेटर जो शासक आए उन्होंने क्या करा, इस नीति को तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो तोड़ने का नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे वो डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ता चला गया।
ठीक, तो ये बेसिकली क्या होता था इस समय में ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो अशोका ने अपनी धार्मिक संशोधन नीति अपनाई थी उसके अंदर बेसिकली जानवरों और पक्षियों की हत्या के खिलाफ थे और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वासों और अनुष्ठानों को भी प्रतिबंधित करते थे, ये सब होता था। लेकिन अगर हम लोग देखें ब्राह्मणवादी सोसाइटी जिसकी भी बात होती थी, पुरोहित लोग क्या कराया करते थे? पुरोहित लोग तो अनुष्ठानों के ऊपर ही पूरा का पूरा फोकस करते थे। पुरोहितों को पता था कि अगर अनुष्ठान नहीं होंगे तो यहाँ पे जितने भी राजा आएंगे, जो भी शासक आएंगे, वो शायद हमारी बात नहीं मानेंगे। अनुष्ठानों की वजह से ही तो हमने इन लोगों को अभी तक कंट्रोल में किया हुआ है। तो पुरोहित लोग नहीं चाहते थे कि ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये ब्रेक हो, लेकिन अशोका ने कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर दिया था। आने वाले शासकों ने उसको और तरीके से ब्रेक कर दिया। तो इस समय में जो भी अंधविश्वास बढ़े, जो भी चीजें अशोका के समय में कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो गए थे। ठीक है, जानवरों और पक्षियों की हत्या के खिलाफ जिस तरीके से देखने को मिल रहा है ये चीजें भी थी। जैसे बलि प्रथा भी रोकी गई अशोका के द्वारा, लेकिन अनुष्ठान वगैरह अगर करनी है, कोई भी अगर कर्मकांड करना तो बलि प्रथा तो करानी पड़ेगी आपको। ये चीजें कहीं ना कहीं एंटी होती चली गई, दोनों चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई। इस वजह से ये ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया जानी जाती है। एक रीजन है टकराव का दोनों के बीच में, अशोका के बीच में कह लीजिए, या फिर दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी सोच के व्यक्ति कह लीजिए। तो दोनों के बीच का एक टकराव है जिसको लेटर मौर्य जाके नहीं संभाल पाए और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइनेशन होता चला। ठीक है, वित्तीय संकट आएगा, बिल्कुल आएगा कि जब अशोका के बाद में जो भी रूलर्स आए वो टैक्स उस फॉर्म में कलेक्ट करने में असमर्थ थे, टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए। अशोका की नीति ऐसी थी, अशोका देखो कमजोर नहीं था, पहली बात तो बहुत ही बड़ा एक शासक है, लोग खुद आते थे उसको टैक्स देने के लिए, अशोका को जाना ही नहीं पड़ता था, ना वो अपने मंत्रियों से कहता था जाओ टैक्स कलेक्ट करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। इवन आसपास के जो राज्य थे वो राज्यों के भी सेनापति, मंत्री या राजा आके अशोका को विजिट करते थे और विजिट करके क्या करते थे, उनको कर दिया करते थे। ये सब बातें भी लिखी हुई है। क्यों अशोका से इतना डरते थे सारे के सारे लोग? क्योंकि अशोका को वो कश्मीर में देख चुके, उसने कश्मीर को पूरा खाली कर दिया था, मार दिया, सभी को, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। और दूसरा इधर भी देख लो, ये कलिंग वाला जो पूरा का पूरा किस्सा हो गया, कलिंग के अंदर भी हुआ। भले से उसने कितना ही अनाउंस कर दिया हो कि भाई मैंने अहिंसा अपना लिया, जो भी है ऐसा भी, लेकिन लोग पास्ट इतिहास तो देख चुके हैं ना, उसको पता है ना कि अभी ये सिर्फ शांत बैठा है, ऐसा थोड़ी कि हथियार उठाएगा तो गए, पता था ये वाला सीन उसको, है ना। तो जितने भी आसपास के राजा या शासक होते थे वो इस वजह से इससे इतना डरते थे कि अशोका ने अगर हथियार उठा लिए गलती से तो फिर आसपास का सारा साम्राज्य का विनाश हो जाता। ठीक है, तो ये रीजन था बेसिकली कि अशोका को लोग खुद आके कर देते थे, टैक्स देते थे, या फिर आसपास पे आर्थिक व्यवस्था उसकी इसीलिए स्ट्रांग होती चली गई। और इतने समय अशोका इसके बाद में बैठा, कलिंग वॉर के समय गद्दी के ऊपर कोई भी पावर उसके ऊपर अटैक करने नहीं गया, कोई नहीं आया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसको पता था कि अशोका की प्रिंसिपल आइडियोलॉजी है क्या, अगर उसको छेड़ा जाएगा तो अशोका हम पे अटैक करता है, और अशोका नहीं करता अटैक। ठीक है, लेकिन फिर भी एक डर हो जाता है ना कि अरे यार ये इंसान पागल, इसको मत छेड़ो, है ना, तो वो वाला सीन हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे सीन देखने को मिले इतिहास के अंदर जिसमें एक अशोका आसपास के अंपायर से घबराते थे और इसीलिए लगातार इसको कभी वित्तीय संकट देखने को ही नहीं मिला। वरना लोग समझ लेते कि अरे कमजोर हो गया शासक, अहिंसा वाली बातें कर रहा है, ये तो हमें मारेगा भी नहीं, अटैक भी नहीं करेगा, तो हम कर क्यों दें इसे, नहीं देते कर इसे, है ना। बाद में यही हुआ, अशोका जैसे ही खत्म हुआ, अशोका का एरा जैसे ही खत्म हुआ, जितने भी लोग आए उनको यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना ही मुश्किल हो गया। टैक्स कलेक्ट करना तो छोड़ो, वो अपने यहाँ की जो भी एग्रीकल्चर पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव था उसको भी नहीं संभाल पाए, जो पूरा का पूरा लैंड डिवीजन होता था उस डिवीजन को नहीं कर पाए। ये सब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्रिएट हुई कि अशोका के बाद में इसका डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है देखने को मिलती है। ये देखो एक चीज और भी है इसके अंदर, अशोका ने शाही खजाने से बहुत भिक्षुओं को भारी अनुदान दिया था। ठीक है, बहुत भिक्षुओं को यहाँ पर अशोका बहुत सारा अनुदान दे के भी चला गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेटर जितने भी मौर्यज आए उनके पास में अब आर्थिक व्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत नहीं बची। ठीक है, तो अनुदान करता रहता था अशोका उस समय में। और ये बात तो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम भी, सच भी है कि अशोका ने अपने पूरे एम्पायर के दौरान
पूरा प्रॉपर तरीके से बुद्धिज्म को जितना प्रमोट किया उतना माना जाता है कि गौतम बुद्धा के बाद में कोई नहीं कर पाया। ठीक है, तो गौतम बुद्धा के बाद में सिर्फ अशोका को ही माना जाता है कि बुद्धिज्म को अगर कोई प्रमोट कर पाया, यहाँ तक ला पाया, तो वो अशोका। और वो अशोका की वजह से आज तक बुद्धिज्म चल रहा है। अगर आप उस चीज को देखो, आज तक चल रहा है। तो अशोका कितनी स्ट्रांगली उस चीज को फॉलो करता होगा। इन्होंने अपने दो बेटे, एक बेटे को और एक बेटी को श्रीलंका भी भेजा था कि जाओ श्रीलंका के अंदर जाके बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। तो इवन अपने फैमिली को भी इसने इन्वॉल्व किया इन तमाम चीजों में और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के अंदर उनको लाया। ठीक है, तो ये बेसिकली वित्तीय संकट यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ऑपरेसिव रूल की बात करेगा, दमनकारी नियम यहाँ पर। ठीक है, दमनकारी नियम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बिंदुसार के शासन काल के दौरान ही, अगर तभी की बात कर ले हम लोग, तक्षशिला के लोगों ने दुष्ट नौकरशाहों के कुशासन के बारे में शिकायत की थी। ठीक है, अशोक को नियुक्त करके इसे हल किया गया था। अगर तक्षशिला की बात की जाए, तक्षशिला कहाँ पड़ता है, वही जहां से चाणक्य आए थे प्रॉपर तरीके से, पाकिस्तान का इलाका जो प्रॉपर तरीके से पड़ता है आज के समय में। तो उस समय में तक्षशिला के लोग वहां के लोगों से कहीं ना कहीं दुखी थे। और अब तक्षशिला का इलाका मगध एम्पायर में आ चुका है। जब अशोका की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर ये सब मगध एम्पायर है। तो इस पूरे मगध एम्पायर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने कर दिया आगे, अशोका ने कर दिया था आगे। तो अशोका ने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन अशोका के शासनकाल के दौरान ही यहाँ अशोका के जो मंत्री थे, क्योंकि उनको पता था अशोका अहिंसावादी है विचारधारा का, अभी ऐसी चीजें तो नहीं करेगा जाके, तो उन्होंने क्या करा, मंत्रियों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया वहां पे तक्षशिला के अंदर जाके। जो दमनकारी नीति पहले से ये लोग अपना रहे थे वहां पे, वो वापस यहाँ शुरू हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो लेटर मौर्याज आए, उन लेटर मौर्याज ने उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब तक्षशिला में लूटपाट मच गई एकदम, है ना। लूटपाट ऐसी कि वहां की जनता को पूरी तरीके से लूट लिया जाता था, ये हालत होती। तो इस वजह से क्या हुआ, ये दमनकारी नीति कहीं ना कहीं जनता भी नाराज हो गई मौर्य एम्पायर से। और जनता जहां नाराज हो जाए, वहां तो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, सरकार तो खत्म, है ना। फिर सरकार चाहे डिक्टेटरशिप की हो, वो भी नहीं चलती है अगर जनता नाराज हो जाए। ठीक है, तो नए ज्ञान का प्रसार, स्प्रेड ऑफ द न्यू नॉलेज की बात करें इस समय, अगर मौर्य एम्पायर के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पर नए ज्ञान का विस्तार की बात अगर हो रही है, तो आप लोग देख ही रहो कि इसके बाद में बहुत सारे वंशज आए छोटे छोटे, जिनकी हम लोग बात करेंगे अभी इसके बाद में। ठीक है, जैसे कर्ण वंश देखोगे, सातवाहन वंश देखोगे, ये सब छोटे छोटे जो राजवंश आए, इन सारे राजवंशों का के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो किसका था, मौर्य एम्पायर का इम्पैक्ट पड़ा था, है ना। तो मौर्य एम्पायर का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, ज्ञान। ठीक है, वो जो नॉलेज कहीं ना कहीं अशोका डिलीवर करके गए, या जो नॉलेज अगर हम लोग पहले देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी डिलीवर करी, उन्होंने जैन धर्म के फॉर्म में करी, इन्होंने बौद्ध धर्म के फॉर्म में करी। तो आगे आने वाले जितने भी शासक थे, इनके अनुयायी बन के आए और इन्होंने क्या करा, उसी तरीके की चीजों को, सोच को विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस ज्ञान के अंदर का एग्जाम्पल के फॉर्म में शुंग, कर्ण या चेती जैसे तमाम ऐसे नगर और राज्य आते हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को अपनी थाली में खुद परोस के लोगों को बांटना शुरू किया था। ठीक है, तो ये आ जाता है। इसके बाद में अगर बात करें उत्तर पश्चिम सीमांत की उपेक्षा, ठीक, उत्तर पश्चिम सीमांत की बात हो रही है, तो कौन सा एरिया होगा, उत्तर पश्चिम सीमांत कौन सा एरिया हो सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, यही सब तो है उत्तर पश्चिम प्रांत वाला। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत, या फिर बेसिकली जहां से चाइना भी जुड़ जाता है आगे, अगर हम लोग इसकी बात करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि अशोका ने जो भी नीतियां अपनाई, उन नीतियों में जो उसकी एक नीति थी, कौन सी, धार्मिक चीजों को प्रमोट करना। तो इन नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं उपेक्षा भी हुई यहाँ पर मौर्य एम्पायर की। वो उपेक्षा कैसे हुई, जैसे चाइना, श्रीलंका या किसी और कंट्री में अगर ये भेजा करते थे अपने दूतों को, तो लोग क्या समझते थे कि राजा वहां पे कौन बैठा हुआ है, एक धार्मिक राजा बैठा हुआ है, और धार्मिक राजा क्या कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा उपेक्षा होना शुरू हो गई, क्योंकि ये इलाका जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बौद्ध धर्म से काफी दूर है। ठीक है, और ऐसी जगहों पे अगर आप प्रचार प्रसार के लिए भेजोगे तो लोग उपेक्षा तो करेंगे। तो उपेक्षा होना शुरू हुई, लोगों ने विश्व भर से कहीं ना कहीं जो मौर्य एम्पायर के प्रति एक समर्थन था, उस समर्थन को हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर से देश में ही नहीं, विदेश में भी लोग खुश नहीं थे। तो धीरे धीरे यही सारे रीजन है जिसकी वजह से इसका डिक्लाइनेशन होना स्वाभाविक। ठीक है, देखो ये एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, संस्कृत शिलालेख। ठीक है,
और ये सातवाहन वंश का है। अभी मैं आप लोग को सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाऊंगा। ये मैंने दृष्टि की साइड से उठाया, ठीक है। यहाँ दृष्टि में इसके बारे में ये मेंशन किया गया था संस्कृत शिलालेख के बारे में। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है, इसके बारे में आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये वो शिलालेख है जो सातवाहन वंशों के दौरान बना, और इसको जैसे मैंने बोला ज्ञान के प्रसार की अभी हम लोग बात कर रहे थे, आगे चल के इन शिलालेखों अभिलेखों को सातवाहन वंशों ने भी अपनाया। उन्होंने भी अपने शिलालेख अभिलेख बनवाना शुरू किए और लोगों तक विस्तारित किए। उसमें से एक शिलालेख यहाँ पे मिला है जो संस्कृत शिलालेख है, जो सातवाहन वंश के दौरान देखने को मिला है। अब ये प्रीलिम्स या मेंस में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसके बारे में भी करंट में हमें एक न्यूज आई थी संस्कृत शिलालेख के बारे में, जिसके बारे में लिखा गया। देखो करंट की न्यूज क्या थी, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि करंट में इसको लेकर चर्चा क्या चल रही थी, वो चीज यहाँ पर मेंशन, ठीक है। एएसआई की पुरालेख शाखा ने दक्षिण भारत में अब तक के सबसे पुराने संस्कृत शिलालेख की खोज की है, ठीक है। इस शिलालेख से शब्द मातृका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा शिलालेख है, ये है क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, और ये शिलालेख अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली ही मिला है। तो ये शिलालेख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए इतिहास भी आपके एग्जाम के अंदर अगर आता है तो वो करंट से ही आता है। ये बात मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, फिर से कहाँ से आता है, करंट अफेयर से ही आता है। खासकर यूपीएससी का जो एग्जाम है, अगर मैं उसकी बात करूँ, यूपीएससी पूरे प्रीवियस एक साल को उठाता है और एक साल में सारी न्यूज देखता है, और उन न्यूज के अंदर कौन कौन सी न्यूज इस समय न्यूज में रही या फिर हाईलाइटेड रही है कौन सी, उन हाईलाइटेड न्यूज से क्या करता है, क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है। जैसे अभी समय क्या चल रहा है, अभी हम लोग ने देखा लास्ट ईयर 2023 था, 23 के बाद से लेकर अब क्या चल रहा है, 24 चल रहा है। तो वो जाएगा 1923 में क्या क्या हुआ था, 1924 में क्या क्या हुआ था, क्योंकि ये क्या हुआ, शताब्दी हो गई पूरी, और इस शताब्दी की न्यूज इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हो जाती है। तो आप इतिहास में ढूंढो जाके 23-24 में कौन सी घटनाएं हो रही है, उस समय क्या हो रहा है, गांधीयन मूवमेंट कैसे चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो ये सब चीजें, जैसे 22 में चौरी चौरा हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया था उसने चौरी चौरा से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरीके से 23 में भी कुछ ना कुछ है, 24 में भी कुछ ना कुछ है, आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत हाईलाइटेड चीजें होती हैं जो न्यूज में रह जाती हैं। अब जैसे शिलालेख न्यूज में आ गया, अब संस्कृत शिलालेख तो है ही, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, पूछ लेगा सातवाहन कौन से राजवंश में इसको बनवाया गया था, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और उसके 3-4 पॉइंट आपको लिख के दे देगा। लेकिन अब इस शिलालेख के साथ में हमारे लिए और इंपॉर्टेंट शिलालेख भी हो गए, क्योंकि शिलालेख न्यूज में है ना। तो शिलालेख तो अशोका के भी पूछे जा सकते हैं, खारवेल के भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट शिलालेखों को पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वो पढ़ लीजिए। तो ये हाईलाइटेड तरीके होते हैं किस तरीके से न्यूज को उठाया जाता है। अभी पिछले साल क्या हुआ था, एक पिक्चर बनी थी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, है ना, ताशकंद फाइल्स, है ना, वो बड़ी थी ना, वो बहुत हाईलाइटेड पिक्चर हुई थी, बहुत हाईलाइटेड, मतलब वेब सीरीज के फॉर्म में आई थी, लेकिन बहुत हाईलाइटेड हुई थी। तो उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था उसी साल, ठीक। कहाँ का कनेक्शन कहाँ जोड़ देते नहीं पता हमको, लेकिन इतना तो पता होता ना न्यूज में क्या चल रहा है। तो न्यूज में जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लीजिए। ताशकंद फाइल चल रही है तो सुभाष चंद्र बोस का बारे में पढ़ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो ये चर्चाएं चलती रहती है। अभी देखो इलेक्शन आ रहा है 2024, ठीक है। अब इलेक्शंस के दौरान बहुत सारे मुद्दे उठेंगे, कई सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो उन बातों या चर्चाओं में क्या क्या चीजें चल रही हैं उस समय, उन चर्चाओं को देखो, वो कौन कौन सी चर्चाएं चल रही हैं, वो एग्जाम के पार्ट आपका बन जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन में बना लेता है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कल मैं एक देख रहा था, रील आई थी, उस रील के अंदर एक कार्टून दिखा रहे थे, 1999 का वो कार्टून है, ठीक है, भविष्यवाणी के बारे में बता रहा हूँ। 1999 का वो कार्टून है, और उस कार्टून के अंदर नीचे लिखा हुआ था, वो टीवी चल रहा है, जैसे देखते नहीं थे सामने टीवी चल रहा है, कार्टून बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं, उसमें भी एक कार्टून चल रहा है ना, ऐसा होता था। तो वहां पर टीवी के ऊपर वो लोग एक कार्टून बैठ के देख रहे थे, और उस कार्टून के अंदर एक डेट लिख के आई थी, कुछ 17 मई 2026 समथिंग ऐसी कुछ डेट थी, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2026 है। उसमें दिखाया गया कि फुटबॉल का एक मैच हो रहा है, और वो फुटबॉल का मैच जो है वो यूएसए के अंदर हो रहा है, और उस मैच को दो जो फाइनल हैं उन कंट्रीज के नाम पुर्तगाल और मैक्सिको दिया हुआ था। 2026 का मैच, ठीक है। 2026 का जो इस बार आयोजन होगा वो यूएसए में ही होगा,
ठीक है, इस बार आयोजन होगा। 1999 में वो प्रेडिक्ट करके बैठे हुए हैं, पता नहीं कैसे प्रेडिक्ट करा, कौन सा तुक्का मारा उन्होंने, और बोले 2000, और ये वाली न्यूज तो अभी हुई है, ठीक है। अगर ये जो डिसाइड करने होते हैं ना कि फुटबॉल मैच कब होगा, ये कब होगा, ये तो 2-3 साल पहले डिसाइड होता है। तो 1999 में किसी को क्या पता कि यूएसए में ही होना है, और डेट भी जो उन्होंने दी है वो फाइनल की डेट है। जो भी डेट उसमें दिखाई गई थी आज के दिन, वो फाइनल की ही डेट है, अनाउंस किया गया कि यही फाइनल की डेट है। तो मैं वो देख के चौंक गया, मैंने कहा प्रेडिक्शन क्या गजब का है अगर इसको देखा जाए। और उसने उसमें अनाउंस भी कर दिया कि कौन जीतेगा, शायद पुर्तगाल को उसने जीता हुआ भी दिखाया उसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे दिखा, अब देखते हैं 2026 में क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 26 में है, वर्ल्ड कप यूएसए में होगा, फीफा वर्ल्ड कप। हाँ, और उसके अंदर पुर्तगाल मैक्सिको फाइनल खेल रहे हैं, ये दिखाया है। 17 मई लास्ट डेट है। वो प्रेडिक्शन हमने कहा, ये सब प्रेडिक्शन है वहां का, और ये प्रेडिक्शन का आधा पार्ट सच हो चुका है। जैसे यूएसए में ही होना है, और यही डेट है 17 मई की, या जो भी डेट है वही डेट है उसकी। और उसके बाद में अब फाइनल किसके बीच में होगा वो देखने वाली बात है। अगर वो सच में हो गया तो इनका प्रेडिक्शन बहुत गजब वाला है। एक चीज और हो चुकी है इससे पहले, वो एग्जैक्टली वही हुई थी जो कार्टून के अंदर दिखाया गया था, और वो समय दिखाया गया था 2023 का, और उसमें 23 नहीं 2023 का उसके अंदर समय दिखाया गया था, और उसके अंदर वॉर दिखाया गया था, ठीक है। और वॉर के अंदर रशिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया था। ये कार्टून है 1995 का, ठीक है। और 2023 के अंदर रशिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो ये दिखाया था कि रशिया जो है अपने नेबरिंग कंट्री से लड़ेगी, ठीक है, और लड़ रही होगी, वॉर चल रहा है, ये सब टीवी पे न्यूज आ रही है, वो न्यूज आ रही थी और उस न्यूज में दिखाया गया था। तो ये प्रेडिक्शन कहां से लाते हैं इतने गजब वाले, पता नहीं कैसे, कौन सी भविष्यवाणी चल रही है यहाँ पे, और वो प्रेडिक्शन कभी कभी बिल्कुल सत्य साबित होते हैं। अब 2026 का मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं वो कार्टून वाला ढूंढूंगा, लिंक कहाँ पे है सारा का सारा, और दुनिया के सारे प्रेडिक्शन देख लूंगा इन्होंने जो कार्टून में किए होंगे, पूरा कार्टून देखूंगा जाके मैं, इनमें क्या क्या दिखाया गया है। हाँ, मैं भेजूंगा वो, मतलब वो कार्टून में देखूंगा सच में जाके पूरा। आधी बातें तो सच हो गई है उसकी, आधी बातें सच हो गई, क्या क्या है वो पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं, है ना। और उससे क्या होगा, हम भी आगे चल के एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। जो बता रहा है सही बता रहा है, गलत नहीं है कोई। सर उसमें पिछले 2024 का रिजल्ट देखेंगे, वो दिखाएगा धांधली हुई थी यार। 22,15,00,000 है। देखो इसकी लिपि पढ़ो तुम लोग, मजा तब आएगा। भाषा में माइक सर लिखा, कहाँ लिखा? ये देखो, ये जो भाषा है ये सारी की सारी ये एक लिपि होती है, जिस लिपि के अंतर्गत ये लिखा जाता है। भारत के अंदर मिला है, दक्षिण भारत में मिला है, और दक्षिण भारत के अंदर जिस तरीके से लिपियों का यूज होता था उसमें ब्राह्मी लिपि सबसे पॉपुलर है, ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि के अलावा कुछ मर्ज लिपियां इसके अंदर यूज की गई हैं, ठीक है। लेकिन ये शिलालेख के बारे में अभी पढ़ा गया है नहीं पढ़ा गया, इसको लेके असमंजस है। लेकिन शिलालेख मिला, ये कैसे पता चल गया फिर सातवाहन वंश का? क्योंकि कुछ चीजें पढ़ ली गई है, कुछ चीजें नहीं पढ़ी गई, जिससे ये तो पता चल गया कि सातवाहन वंश का है। जैसे अशोका के जितने भी शिलालेख अभिलेख है उसके अंदर ये कैसे पता चला कि ये अशोका के ही है? ये कैसे पता चला? उसने तो हर जगह प्रियदर्शनी में लिखाया हुआ था, हर जगह ये लिखवाया हुआ था उसने, देवनाम प्रियदर्शनी ने। मैच किया था ना कुछ, कैसे मैच किया था, क्या मैच किया था वही पूछा मैं। तो अशोका को ही प्रियदर्शनी बोला जाता है, ये कैसे पता चल गया? कौन बोल दिया ये कि अशोका को ही प्रियदर्शनी बोला जाता है? किसी ने कहीं ना कहीं तो बोला ही होगा, तभी पता चला होगा। हुआ क्या एक्चुअली में, जितने भी शिलालेख अभिलेख मिले हैं अशोका के, उन शिलालेखों और अभिलेखों में एक अभिलेख मिला है साउथ में जिसका नाम था मस्की, ठीक है। इस मस्की अभिलेख में लिखा हुआ है अशोका, ठीक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रियदर्शनी, इस तरीके से लिखा हुआ। तो हमने लॉजिक लगा लिया खुद कि अरे अशोका का मतलब तो प्रियदर्शनी, मतलब प्रियदर्शनी अभी हमने जितने भी अभिलेख ढूंढ लिए वो किसी के होंगे, अशोका के होंगे। लेकिन अशोका तो नाम बहुत लोगों के हो सकते हैं, ये कैसे पता चले ये वही अशोक है?
अशोक तो नाम किसी के, क्लास में 4 बच्चों के नाम अशोक हो सकते हैं, तो वहां पे भी किसी के अशोक हो सकते थे ना, बहुत सारे लोग अशोक के नाम से रहे होंगे, तो कैसे पता चला? फिर मुंह धो लिया, तुम्हें नहीं छेड़ेंगे यार। हाँ बताओ, अशोका के समय में ये एक अभिलेख था, मस्की अभिलेख, जिसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। गलती क्या 90% नंबर है, मुझे क्या करना है? तुम रोना कब बंद करोगे ये बताओ। हर कोई टॉर्चर कर रहा है, घर वाले बहन का फोन आ गया, वो टॉर्चर कर रही है। इसकी क्या सॉल्यूशन क्या है वजह, तुम्हें क्या लगता है? तो हम घर मारे बोलिए रोड़िया बैठ के वो लंबे लंबे हाथ धो दे। कौन कह रहा है? मेरी बहन। तो तुमने दिखा दिया क्या वीडियो कॉल करके? पता नहीं किसने बता दिया? तुमने बता दिया? मैं तो यहाँ खड़ा हुआ। अरे मैं घर वाले मूवी को टॉर्चर कर रही है। तुम्हारे घर पे अभी पार्टी आ गया होगा, तभी पता चला होगा। तो तुम यहाँ बैठ के रोगे तो क्या होगा? रोना क्यों शुरू किया? कारण क्या? अरे घर में आपको तो टॉर्चर करता रहता था, मुझे नंबर कौन, किसने क्या बोल दिया? घर पहुंचने के बाद अब वो करते वो लंबे उठ बड़ा और रोड़िया बैठे हुआ पता जितने बड़े हो गए रो रहा है, तुम्हें हंसी नहीं आ रही खुद पे? हैं? अभी सर ने तुम्हें समझाया होगा ना कुछ? घर में अरे घर पे पहुंच गए तो क्या हो गया? उन्हें पता है ना परेशान है तुम, कभी रो रहे होगे, क्या हो गया? मतलब यहाँ की बात करते थे, तुम यहाँ आना छोड़ दो, सबसे अच्छा इलाज। बात ही खत्म पूरी तरीके से। यहाँ आना छोड़ दो तो समस्या ही सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, है ना? यहाँ आओगे नहीं तो समस्या ही खत्म फिर पूरी की पूरी। तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो खुद अपने आप? तुम्हें हमने कभी गाइडेंस देने से मना करा? कभी मिश्रा सर ने मना करा तुम तो लगातार कांटेक्ट में रहते ही हो, तो अगर रहते हो तो तुम अपनी गाइडेंस लेके अपने हिसाब से पढ़ाई करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ के संस्था से तुम्हें प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करो, है ना? और भी तो सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका फोकस क्या है? बहुत सारी बातों में नहीं उलझते ना, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना फोकस कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तुम भी अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करो, जो गाइडेंस चाहिए देने के लिए तैयार है। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, है ना? तुमको देख के हर कोई व्यक्ति सोचेगा एक समझदार व्यक्ति हो, है ना, जिसके अंदर इतनी तो समझ होगी कि सही क्या है गलत क्या है, इतना तो सब समझ जाएंगे देख के। तो वो समझदारी का प्रमाण दिया करो कभी कभी, छोटी छोटी बातों को इतना मत लिया करो। मुझे पता है कि कोई बात तुम्हें बहुत चुभी होगी तभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, हम सबने कभी तुम्हें क्लास में से नहीं देखा, पहली बार देख रहे, कोई बात तुम्हें जरूर हर्ट हुई होगी जिसकी वजह से तुम परेशान हो, मान रहे हो वो बात, लेकिन कुछ बातें इग्नोर की जाती है ना, कुछ बातें इग्नोर करो, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करो कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस पर ध्यान देना है। अभी तुम्हारे रिसेंट में कई एग्जाम लगे हुए हैं, पीसीएस देना है तुम्हें, आईएएस देना है तुम्हें, ये सारी चीजें, उस पर ध्यान दो ना, क्या चीजें छूट गई है मेरी वहां पे, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर इन सब में मैंने क्या बोला था, अभी तुम लोग को एक सिद्धांत पढ़ाया था ना अनेकांतवाद वाला, जिसके अंदर मैंने बोला था स्थायी रहो पूरी तरीके से, कहीं कोई भी पीड़ा आ जाए, कोई स्ट्रगल आ जाए, कोई गम आ जाए तुम्हारे ऊपर, यू हैव टू बी न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहो, और वही न्यूट्रलिटी जो है तुमको सक्सेस दे देगी। ऐसी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तुमको कहीं ना कहीं परेशान करती रहेंगी, मत हो परेशान हो सबके चक्कर में, है ना? तो ये सब चीजें ध्यान रखो, और इतना ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, सोचते ही रहोगे बैठ के बार बार इम्पैक्ट करेगी, है ना? तो चीजों को थोड़ा हैंडल करना सीखो, संभालना सीखो। अभी तक खुद ही तो संभालते आए हो सारी चीजों को, अभी संभालो, है ना? जब जिसके पास में माता पिता का योगदान नहीं हो पाता है तो इंसान खुद को खुद ही तो संभालता है। तुमने अभी तक खुद को खुद ही संभाला है ना, संभाल लो, आगे संभाल लो। बाकी हम हैं, हमको बताओ जो भी चीज है, तुम्हें समस्या है, जैसी भी प्रॉब्लम है लोग को बताओ। क्लास के सारे बच्चे हैं, सहयोग करने को तैयार है, कभी किसी ने तुमको कुछ ऐसा तो नहीं बोला ना, सबको बताओ, शेयर करा करो अपनी समस्या किसी के साथ में। लेकिन कोई अधिकारी आता है, कोई आता है कि किसी से ऐसे बात कर लो तो उसको बुरा लगता है, वो भी किसी एक पोस्ट पे है ना, तो हो सकता है कुछ बुरा लगा, उन्होंने कुछ रिवर्स में बोल दिया और तुम्हें वो बात बुरी लगी होगी, मे भी ऐसा हो सकता है। तो दोनों तरफ की चीजों को देखो, बैलेंस करो। फिलहाल इन सब से ध्यान हटाओ और सिर्फ पढ़ाई करो। जब से मम्मी खत्म हुई मेरी ना, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे बहन सब मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, कोई भी होता है, यही तो है समाज, और क्या है समाज। मेरी मम्मी नहीं करती थी बात ये। हाँ,
हर चीज में पाबंद कर दिया, सब कुछ होने जाते हैं, मुझे एक चीज पाबंद कर दिया मुझे लोगों ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो संघर्ष है। आगे चल के अधिकारी बनोगे तो कोई कहानी होगी ना बताने के, क्या बताओ कि सीधा बन गए, बैठे पढ़ने, सुबह से रात हुई, रात से सुबह ही, और पढ़ के आए, बन गए अधिकारी। ऐसे बनता कोई अधिकारी? बहुत संघर्ष होते हैं सबकी लाइफ में। तुम्हारी लाइफ में यही संघर्ष है ना? ईश्वर तुमसे कुछ चेक करना चाह रहा है, तुम्हारे जो भी स्ट्रगल तुमको दिए हैं वो चेक करना चाह रहा है, तुम्हारा पेशेंस लेवल क्या है, तुम कहाँ तक उसको बर्दाश्त करोगे, कैसे करोगे, वो सब चीजें वो देखना चाह रहा है ना? और ऐसे इमोशनल हो गए पूरे क्लास को कहीं ना कहीं तुम उस जोन में ले जाओगे, इसलिए खामोश हो जाओ थोड़ा सा और कंट्रोल करो, है ना? क्योंकि सबके अंदर एक इमोशन होता है, सबको टच होती है वो चीजें, और तुम जो बोल रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, उससे पूरी क्लास को इम्पैक्ट हो रही होगी चीजें, है ना? अभी फिर क्लास का माहौल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, क्लास ही नहीं बचेगा, फिर हम लोग उसी दार्शनिक बातों में चले जाएंगे, वही सब करेंगे, है ना? तो कंट्रोल 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 करो, और बहुत जरूरी होता है ना? कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, और जब तक कंट्रोल नहीं करोगे चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी ही। सीखो ना, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो, कर लोगे कंट्रोल, ठीक? हाँ, कुछ बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, क्या बता रहा था मैं? मस्ती अभिलेख के बारे में, ठीक है? हाँ, जहाँ मैं बता रहा था कि अशोका है, अशोका ने यहाँ पर लिखा है प्रियदर्शनी, इस वजह से पता चला कि अशोका को ही प्रियदर्शनी बोला जाता है। लेकिन ऐसे तो अशोका बहुत सारे रहे होंगे, कैसे पता चला कि यही वो वाले अशोक हैं जिनके बारे में यहाँ तमाम चर्चाएं हो रही है। एक अभिलेख और मिला, ठीक है, भाभू अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये मिला था राजस्थान के अंदर, ठीक, ये मिला था राजस्थान के अंदर, और इसके अंदर वर्णन किया गया है, प्रियदर्शनी ब्रैकेट में लिखा हुआ है और अशोका के साथ में लिखा हुआ है द एम्परर ऑफ मगध, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द एम्परर ऑफ मगध। अब इसके अंदर डिटेल में ये पता चल गया कि भाभू अभिलेख के अंदर एम्परर ऑफ मगध कौन है? वो अशोका है, और अशोका को ही प्रियदर्शनी बोला जा रहा है। इसलिए जितने 14 के 14 अभिलेख सारे के सारे मिले, उन सारे अभिलेखों से अब जाके ये पता चल पाया कि ये सारे अभिलेख किससे जुड़े हुए? अशोका से, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ना कुछ रह जाती है बात, जिससे हमको ये डिटेल में चीजें दिख जाती है, ठीक? अब ये देखो जो लिपि लिखी हुई है इसके अंदर, इस अभिलेख के बारे में, क्योंकि करंट का पार्ट है तो थोड़ा सा देखना जरूरी है ना? देखो यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको, सप्त मातृका के बारे में जानकारी यहाँ पे मिली है इस शिलालेख में। तो बेसिकली ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? सप्त मातृका के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 7 देवियों का एक समूह है, ठीक है? 7 देवियां हैं जिनका एक समूह है इस शिलालेख में, उनके बारे में बेसिकली दिया गया है। और ये जो देवियां हैं, इन देवियों में से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, बहुत सारे नामों से आप पहली बार परिचित होंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में इन देवियों की पूजा की जाती है और दक्षिण भारत में इन्हें पूजते हैं, ठीक है? तो इस अभिलेख के अंदर, शिलालेख के अंदर इन 7 देवियों के बारे में क्लासिफिकेशन मिला है, उनका वर्णन किया गया। देख लीजिए कौन कौन है। ब्राह्मणी है, माहेश्वरी है, कौमारी है, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा और इंद्राणी, ठीक है? ये 7 देवियों का एक समूह है जिसके बारे में इस शिलालेख के अंदर वर्णन किया गया, ठीक है? किसी किसी संप्रदाय में इन 7 देवियों को महालक्ष्मी के साथ मिलाकर अष्टमात्र कहा जाता है, ठीक है? तो कभी कभी इनको 8 देवियां भी बोल दिया जाता है टोटल मिलाकर। तो कहीं कहीं किसी किसी संप्रदाय में क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ कि अष्टमात्र भी हुआ करता था। अब ये जो संप्रदाय की बात हो रही है, कौन से संप्रदाय की बातें हो सकती हैं? किसी किसी संप्रदाय में ऐसा भी मिला है, तो वो कौन कौन से संप्रदाय हो सकते हैं जिसमें ऐसा भी मिला है? बौद्ध धर्म देवियों को क्यों मानेगा? जैन धर्म भी देवियों को क्यों मानेगा? वो भी हिंदू धर्म ही होगा ऑब्वियसली। और हिंदू धर्म में संप्रदाय का विभाजन है ना? कौन कौन सा? शैव, वैष्णव, ये 2 बड़े बड़े धर्म है, संप्रदाय है बेसिकली, जो हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन होता है जिसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि देवियों की पूजा कौन से वाले लोग करते होंगे? शैव वाले, वैष्णव वाले?
हाँ, वैष्णव वाले पूछते होंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल डायटी या जिसको बोलते हैं देवियां, उन देवियों का वैष्णव धर्म के अंदर में एक महत्व है। तो वैष्णव संप्रदाय के जितने भी लोग मानते हैं, जब आप इन संप्रदाय को डिवाइड करके पढ़ोगे तो इनसे पता चलेगा आपको कि वैष्णव धर्म वाले या संप्रदाय वाले लोग देवियों को बहुत सम्मान भी देते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। ये वो संप्रदाय के लोग होते हैं। तो लॉजिक ये लग सकता है कि यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय की बात हो रही, तो वैष्णव संप्रदाय में इन अष्टमात्र देवी के बारे में लिखा गया होगा। तो यहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ तो हम लॉजिक तो लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेट होगा, वैष्णव संप्रदाय से रिलेट करता होगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी जानकारी जो है कदम ताम्रप्लेट प्रारंभिक चालुक्य तथा पूर्वी चालुक्य ताम्रप्लेट से मिलती है, ठीक है। इसकी जो जानकारी है कदम ताम्रप्लेट, जो चालुक्य भी वंश पढ़ोगे आप लोग, चालुक्य वंश के बारे में भी आप लोग कई सारी चीजें देखोगे, वहां पे भी कुछ कल्चरल चीजें मिली है, जिन कल्चरल चीजों के अंदर एक कदम ताम्र प्लेट भी मिली, मतलब तांबे की एक प्लेट मिली है पूरी, ठीक है। उस तांबे की प्लेट के अंदर इन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ चीजों का जैसे देवियों के बारे में लिखा गया है, वहां के धर्म अनुष्ठान के बारे में वहां मेंशन की गई है, चालुक्य राजाओं के बारे में वहां पे लिखा गया है। तो ऐसी तमाम चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया। तो ऐसी तमाम चीजें कहां से जुड़ती हैं, कहां से मिलती जुलती हैं, उसको चालुक्य वंश के बेसिस पे जाना जाता है। इसका अब एक अभिलेख का थोड़ा सा विवरण देख लीजिए, ठीक है। चेब्रेलू शिलालेख का विवरण यहां पर दिया गया है, क्या है ये, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए। ये सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रेलू गांव में पाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, संस्कृत जो शिलालेख हमें मिला है, हम इसको और भी एक नाम दे सकते हैं, वो क्या है, चेब्रेलू शिलालेख, ठीक है। क्योंकि कहां पे मिला है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रेलू गांव के अंदर मिला है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूसरे तरीके से भी हो गया, और वो क्या है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। लोकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी में बहुत ज्यादा ज्योग्राफी से, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो ज्योग्राफी में बोला जाता है कि लोकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। एक साल की न्यूज में जितनी भी लोकेशंस रही हैं उन सारी लोकेशंस को देख लीजिए। जैसे अभी गाजा काफी न्यूज में था, है ना, देख लेना, क्वेश्चन आया आरोप के अंदर, गाजा पट्टी से जुड़ने वाले देश कौन कौन से हैं, आया था क्वेश्चन। ऐसे ही जो जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं वो सारे प्लेसेस आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उनकी लोकेशन और उनका कुछ इतिहास। इस तरीके से अगर आप उन चीजों को पढ़ लोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात की गई है, ये सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेब्रेलू गांव के अंदर मिला है, ठीक है। इस शिलालेख को स्थानीय भीमेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार और मरम्मत के दौरान प्राप्त किया गया, ठीक है। ये बेसिकली वहां पे भीमेश्वर मंदिर है जो पूरी तरीके से उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा था और उसको फिर से रिऑर्गेनाइज करने की बात चल रही थी। वहीं पे क्या हुआ, ये शिलालेख मिला है। उसी समय एएसआई ने यहाँ पर देखा और इसको ढूंढा तो ये शिलालेख वहां पर प्राप्त हुआ। अब इस शिलालेख का शायद कोई नाम नहीं मिला होगा, ऊपर लिखा नहीं होगा इस शिलालेख को ये बोलते हैं, तो इन्होंने क्या करा, उसको संस्कृत शिलालेख बोल दिया, क्योंकि कौन सी भाषा में है, उसके अंदर ज्यादातर जो वैल्यू दी गई है वो संस्कृत को दी गई है, तो संस्कृत शिलालेख बोल दिया। दूसरा जिस जगह मिला है वो नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसा मैं बता रहा था संस्कृत भाषा तो है और साथ ही साथ में ब्राह्मी लिपि जैसे हमने बोला था, तो ब्राह्मी लिपि का भी वर्णन इसके अंदर किया गया। सातवाहन वंश के राजा विजय द्वारा 207 ईस्वी में जारी किया गया था। मिल गई फैक्ट, है ना, ये वाला फैक्ट मिल गया कि ये अभिलेख किसके द्वारा या शिलालेख किसके द्वारा लाया गया था, कौन उस समय राजा था। और सातवाहन वंश अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो अब हमको राजा विजय के बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब राजा विजय भी इंपॉर्टेंट होगा सातवाहन से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखिएगा 207 ईस्वी में जारी किया गया था सातवाहन वंश के राजा विजय के द्वारा, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है उसके अनुसार राजा विजय सातवाहन वंश के 28वें राजा है, ठीक है। कौन से 28? ऐसे बहुत सारे राजा हुए सातवाहन वंश के, जिसमें से कौन से नंबर के, 28वें नंबर के हैं और इन्होंने 6 वर्षों तक शासन किया था। 6 वर्षों का शासन, इनके बारे में यही बहुत सारी चीजें लिखी गई, तो आप इन्हीं के बारे में यहीं पे पढ़ के इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। पढ़ लो इसको, थोड़ा सा पानी है किसी के पास, पढ़ लो इसको, पढ़ लो, क्योंकि पानी
शादी के नाम पे महाराजा अग्रसेन। कौन सी जगह है? आगरा। कहाँ पर है? बड़ा कुछ नहीं था। मुरादाबाद पड़ा हुआ पुलिस वाला है ना। हाँ दूसरे है तो लड़कियों को बढ़िया लड़की की अधिकतर लड़कियों की है। तेरी लड़की से पूछ के यार करोगे तभी कहूँगी नहीं तो ना जाओ फिर पढ़ा दो जाके। कौन पढ़ा है? जाओ बेटा पढ़ाओ। कौन पढ़ा है? आलू दो। बोलो बोलो कौन? ये हाँ मैं फोन पे पढ़ का पढ़ा था। महाराजा अग्रसेन। हाँ आईटी आईटी करके लिखा हुआ है महाराजा अग्रसेन IT। हाँ पढ़ लिया तुम लोग ने? क्या पढ़ा, क्या लिखा है, क्या निकाला क्लासेस में से? बस हमें एक क्वेश्चन पूछना है इसमें मत्स्य प्राण के बारे में बता दो। अच्छा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहा है तुम लोग को वो इसमें नोट करो पहले। क्या क्या लग रहा है नोट करो। क्या क्या तुम लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहा है एक लाइन पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लग रहा है वो नोट करो। चेंगरू गांव का प्राचीन नाम रहा। क्या क्या फैक्ट मिले? पहला आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर जिले, ठीक है, और जेबरोलू गांव के अंदर है, ठीक है। दूसरा क्या है? भीमेश्वर मंदिर, उसी की मरम्मत के दौरान इसको प्राप्त किया गया था। तीसरा सातवाहन वंश के राजा विजय द्वारा 207 में इसको लाया गया था और ये 28वें राजा थे, ठीक है। उसके बाद में इस शिलालेख में एक मंदिर तथा मंडप के निर्माण के बारे में बताया गया, ठीक है। मंदिर है, मंदिर के साथ साथ में मंडप भी है। मंडप क्या होता है, मंदिर क्या होता है, अभी आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा आपको, तो वहां पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। इस अभिलेख में कार्तिक नामक व्यक्ति को ताम्रापे नामक गांव में, जो कि चिवरेलू गांव का प्राचीन नाम था, ठीक है, सप्तमातृका मंदिर के पास प्रसाद मंदिर व मंडप बनाने का आदेश दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर बात की जाए तो किसी राजा के द्वारा डायरेक्टली इसको नहीं बनवाया गया, कोई एक व्यक्ति है जिसको यह आदेश दिया गया था, जिसने इस मंदिर को बनवाया, ठीक है। और वो कौन है? कार्तिक नामक व्यक्ति ने इसको बनवाया, ठीक है। इससे पहले इक्ष्वाकु राजा, ठीक है, इक्ष्वाकु राजवंश भी एक रहा है आपका पूरा का पूरा,
उन राजा का नाम दिया हुआ है एहवाल, ठीक है, चंतामुला द्वारा 4वीं सदी में जारी नागार्जुन कोंडा शिलालेख को दक्षिण भारत में सबसे पुराना शिलालेख माना जाता था। इससे पहले माना जाता था, लेकिन अब किसको मानेंगे हम लोग? अब इसको चेब्रोलू अभिलेख को या शिलालेख को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट? ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। क्या पूछा था? हेलो, मत्स्य पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या कितनी है भारत के अंदर? ठीक है, 18 पुराण हुए। जिस तरीके से वेदों को पढ़ते हैं, वेदों का ज्ञान हम लोग के पास में है, वैसे आगे चल के क्या हुआ, पुराण लिखना शुरू हुए, पुराणों का संकलन करना लोगों ने शुरू किया। ये जो मत्स्य पुराण के बारे में लिखा हुआ है, इसका मत्स्य का मतलब बेसिकली यहाँ से मछली से है, मछली से लिया गया। और यहाँ पर भगवान विष्णु जो है उनके एक अवतार की बात की जा रही है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसके बारे में इस पूरे के पूरे पुराण के अंदर डिटेल में डिस्कशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, बेसिकली बहुत सारी चीजें भगवान विष्णु से रिलेटेड, और वैष्णव धर्म का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये पुराण है। तो वैष्णव धर्म के लोग इस पुराण को मानते हैं, फॉलो करते हैं। इसके अंदर कई सारे कर्मकांडों के बारे में लिखा गया है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई। तो बेसिकली है किससे रिलेटेड? भगवान विष्णु से रिलेटेड है, और उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। अभी मैंने ऊपर भी बात की थी आपको, वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ मत्स्य पुराण के ही अनुसार हम लोग लेंगे कि उन्होंने ही राजा जो है विजय, इनके बारे में यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अन्य शिलालेख की बात करें, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया अभी आपका, ठीक है। इस स्थान पर एक और शिलालेख मिला है जिसकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। अभी एक भाषा संस्कृत भाषा थी जिसको हम लोग देख रहे हैं, इसलिए उसको संस्कृत शिलालेख बोला था। एक और मिला है जिसको प्राकृत भाषा का बोला जा रहा है, और ब्राह्मी लिपि में जिसे पहली सदी का बताया जा रहा है, ठीक है, पहली सदी में बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो, एक ही जगह पे दोनों मिले, बस भाषा का परिवर्तन है। यहाँ प्राकृत भाषा यूज हो रही है, वहाँ संस्कृत भाषा यूज हो रही है, ठीक है। और माना जा रहा है दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए थे, एक ही समय के हैं दोनों के दोनों। अब ये देखो एएसआई के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि एएसआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड आपके, कि जितनी भी नई चीजों का इनोवेशन हो रहा है, नई चीजें मिल रही हैं, नई चीजों के बारे में पता चल रहा है, सब किससे पता चल रहा है? ये एएसआई ही है जो सारी चीजें हमको देता है, ठीक है। तो बेसिकली भारत की जितनी भी सांस्कृतिक विरासतें हैं आज के समय में, उन सांस्कृतिक विरासतों से रिलेटेड इस पूरे के पूरे अभिलेख या शिलालेख के बारे में हम लोग जाने कहां से? इन्हीं से जाने सारे एएसआई। तो एएसआई का महत्व है इसका। अगर आपको इतिहास देखना है तो इतिहास इस समय का है। एक अधिनियम आया था इसी से रिलेटेड, ठीक है, पुरातत्व स्थल और शेष अधिनियम 1958, उसके अनुसार जितनी भी गतिविधियां हैं पुरातात्विक, उन गतिविधियों को ये विनियमित करते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है, इसको 1992 के अंदर कलाकृति अधिनियम के तौर पर भी विनियमित किया जाता है। तो 58 का एक एक्ट याद रखिए और एक 72 का एक्ट याद रखिए, जिसके द्वारा एएसआई की स्थापना और तमाम कार्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सातवाहन वंश के बारे में और इक्ष्वाकु वंश के बारे में इसमें दिया गया, तो इसके बारे में तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। इक्ष्वाकु वंश में पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बस यहाँ इससे रिलेटेड कुछ चीज मिल गई थी, और वो भी इनडायरेक्टली, ठीक है, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ाना। बस यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए आप, और कुछ नहीं। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेषों पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। सातवाहनों का यहाँ खत्म हो रहा है, और सातवाहनों की ही जगह पर इक्ष्वाकु राजवंश शुरू होता है। कहाँ पर? कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में। बेसिकली ये साउथ का इलाका है, सदर्न एरिया के अंदर ये राजवंश शुरू होता है। हमारे लिए इक्ष्वाकु इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि इसका इतिहास के अंदर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट दिखता नहीं है ज्यादा, और इतिहास के अंदर ज्यादा इससे रिलेटेड पूछा भी नहीं जाता। बस वो ये एक फैक्ट है, वो फैक्ट हमको याद करना है। वही नागरकोंडा वाला भी आप लोगों ने देख लिया, एक अभिलेख मिला था वहां पर, इसलिए सबसे पुराना माना जाता था। अब उसको सबसे पुराना भी नहीं माना जाएगा, तो इस वजह से ये अब और ज्यादा अनइम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भूमि अनुदान की जो प्रथा है वो इन्हीं के द्वारा चलाई गई,
और इस क्षेत्र में अनेक ताम्रपत्र संदेश पाई गई हैं। ठीक है, ताम्रपत्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिले जिसके अंदर इस सारी चीजों के बारे में वर्णन है। इसी के अंदर आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से चोला, चेरा और पांड्य वंश इसके बाद में उदय होते हैं, और उदय होने के बाद में उनका दक्षिण भारत के ऊपर कितना प्रभाव देखने को मिलता है वो इसी वंश के बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, सातवाहनों के बारे में तो पढ़ना ही है, सातवाहनों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आते हैं वापस टॉपिक्स के ऊपर अपने। देखिए ये भी देख लीजिएगा, मौर्य राजवंश समाप्त किसके समय में हुआ था, कल भी बताया था मैंने, बृहद्रथ के समय में हुआ था 187 से 180 ईसा पूर्व, अंत इसी समय हुआ है। ये जो व्यक्ति हैं डैरियस वन, ये वो व्यक्ति हैं जिनसे अशोका को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिला था कि अभिलेख शिलालेख लिखे कैसे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंस्पायर किससे थे अशोका, तो वो ये व्यक्ति हैं जिनसे इंस्पायर्ड थे अभिलेख और शिलालेख लिखने के लिए। तभी अशोका ने अपने जो भी अभिलेख शिलालेख लिखे वो इनसे ही इंस्पायर होकर लिखे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बस, डैरियस वंश से वो इंस्पायर थे। एक चीज और कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोका ने किससे ली, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोका ने किससे ली, अशोका ने बौद्ध धर्म सीखा किससे, उनके गुरु कौन थे और किसने उनको बौद्ध धर्म की तरफ लेके गया, कौन लेके गया। कल वो जो महिला वाली स्टोरी थी वो तो समझाने के लिए थी तुम लोग। ठीक है, तो बाद में बौद्ध धर्म के लिए जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति के पास पहुंचे थे। कौन था वो व्यक्ति? उपगुप्ती हैं, बेसिकली उपगुप्ती हैं। उपगुप्त वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अशोका को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। ठीक है, तो उपगुप्त का नाम याद रखिएगा, शिक्षा से रिलेटेड कि बौद्ध धर्म के अंदर कन्वर्जन जो हुआ है अशोका का, उसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है? उपगुप्त का। ठीक है, उपगुप्त के द्वारा ही इनको ये शिक्षाएं दी गई। ठीक है, इसके आगे देखिए, जैसे हम लोग ने अभी तक क्या क्या देख लिया, हर्यन राजवंश, हर्यन राजवंश में ये बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इधर हम लोगों ने शिशुनाग वंश में ज्यादा कुछ जानना नहीं है क्योंकि 13 से लेकर 45 तक का है, और ये दो शिशुनाग और कालाशोक इंपॉर्टेंट थे। इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ण की स्थापना किसने करी या वंश की, तो वो शिशुनाग ने करी। बौद्ध संगति में पार्ट लेने वाले कौन थे? वो कालाशोक थे। तो बस यहाँ क्वेश्चन ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद जैसी शुरुआत करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा धनानंद के बारे में, सिकंदर का अटैक वगैरह, और मौर्य राजवंश की शुरुआत हो जाती है इसके बाद में, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में जैसे मौर्य वंश पढ़ा, ठीक है, मौर्य के बाद में कौन सा पढ़ना है हम लोग को? शुंग राजवंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद में कौन सा? कर्ण वंश। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। तो ये वंशों में अभी हम लोग के ये वाले वंश रहेंगे, जिसके अंदर शुंग के बारे में आज बता दे रहा हूं आप लोग को कि शुंग राजवंश क्या था और शुंग राजवंश से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो, शुंग राजवंश वो राजवंश है जिसको भारत के अंदर पहला ब्राह्मण राजवंश बोला जाता है। ठीक है, भारत के अंदर अगर कोई पहला ब्राह्मण राजवंश शुरू हुआ तो वो कौन सा था? शुंग राजवंश। मतलब ब्राह्मणों ने खुद डायरेक्ट रूल किया। अब आके ऐसा नहीं कि ब्राह्मण अब सिर्फ पुरोहित ही हैं, पहले ब्राह्मण कभी भी राज सत्ता पे नहीं बैठते थे। ठीक है, क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि उनको लगता था हमारा कार्य पुरोहित का है और हमें क्षत्रिय नहीं बनना है। अब उन्होंने शुंग राजवंश स्थापित करके क्या करा? पहला ब्राह्मण राजवंश शुरू किया। तो इसको पहला ब्राह्मण राजवंश बोला जाता है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना करी थी बेसिकली मौर्य राजवंश को खत्म करके, समाप्त करके। और मौर्य राजवंश में अंतिम शासक अभी कौन बताया मैंने? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की इन्होंने हत्या कर दी थी, ये उनके मंत्री थे। ठीक है, पुष्यमित्र कौन थे? बृहद्रथ के मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या करा? हत्या कर दी उनकी,
और हत्या करने के बाद में यहाँ पर एक राजवंश शुरू कर दिया जिसको बोला जाता है शुंग राजवंश। एक और ऐसे मंत्री थे जिन्होंने हत्या करके एक नया राजवंश शुरू किया था, कल पढ़ा था हम लोग। हाँ, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग किसकी हत्या करी थी? नागदशक की हत्या करी थी, तब जाके उन्होंने शिशुनाग राजवंश को शुरू किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग बेसिकली ब्राह्मण पहला राजवंश शुरू करते हैं। अब पुष्यमित्र शुंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए शुंग राजवंश में आपको सिर्फ इनके बारे में ये पढ़ना है कि पुष्यमित्र शुंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने यजनास के प्रिंसिपल्स को पॉपुलराइज किया था। यजनास के प्रिंसिपल में जैसे एक प्रिंसिपल है अश्वमेध यज्ञ, और इन्होंने टोटल कितने करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। बेसिकली अश्वमेध यज्ञ का जो परंपरा भारत के अंदर पॉपुलर हुई वो किसकी वजह से हुई थी? पुष्यमित्र शुंग की ही वजह से पॉपुलर है। अभी तक जो भी हम लोग यजनास के 3 पार्ट देखते थे, उन 3 पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बन गया इसके बाद में अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के अंदर होता क्या है आपको पता ही है। बेसिकली अगर हमें किसी दूसरे राजा को या फिर राज्य को हराना है या उसको कैप्चर करना है, कब्जा करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने पाले हुए घोड़ों को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, उन राज्यों के ऊपर। ठीक है, घोड़ा जाता है उन राज्यों तक, और राज्यों तक जाने में जिस जिस राज्य पे वो जाएगा, जिस जिस जगह पर वो जाएगा, वो जगह वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, अब वो सामने भी तो कोई राजा बैठा होगा, वो उसका अपोज करेगा या नहीं करेगा, वो देख के करता था। मतलब अगर आप मान लो कि ये पीलीभीत है, ठीक है, बगल में पूरनपुर है, ठीक, और पूरनपुर के किसी राजा के ऊपर पीलीभीत का राजा कैप्चर करना चाहता है ना, तो वो क्या करेगा? पीलीभीत से घोड़े छोड़ देगा और किधर भेज देगा? पूरनपुर की दिशा में भेज देगा। और पूरनपुर की दिशा के ऊपर जब घोड़े जाएंगे सारे के सारे चल के, तो पूरनपुर वाला राजा क्या देखेगा? इसके साथ सेना कितनी आ रही। अगर सेना 1,00,000 2 लाख की आ रही है, वो बरेली वाले भेजेंगे पीलीभीत वाले नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सेना कितनी आ रही है वो देखेगा। अगर सेना ज्यादा होगी तो पूरनपुर वाला पहले गिव अप कर देगा, ठीक है भाई हमें लड़ने का मूड नहीं है, हम नहीं लड़ रहे, पूरनपुर तुम अपने कब्जे में ले लो। तो वो क्या करेगा? पीलीभीत वाला राजा पूरनपुर को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन अगर पीलीभीत वाला बरेली भेजे, ठीक है, तो बरेली वाला राजा तो पहले तैयार बैठा, भेजो कितने घोड़े भेजना, तुम घोड़े भेजो मैं घोड़ियां छोड़ दूंगा। वो क्या करेगा? बहका देगा, इधर उधर घोड़े चले जाएंगे। ठीक है, तो दिशा भड़का देगा पूरी की पूरी, तो वो बरेली वाला इसलिए रूल कर ले जाएगा आगे जाके। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। जहां जहां घोड़े चले जाते थे, जिस जिस एरिया पे पहुंच गए, वो एरिया क्या होता था? उस राजा के कंट्रोल में हो जाता था, जिस राजा ने वो घोड़े भेजे। ठीक है, और वहां घोड़े भेजने के बाद राजा पहुंचता था, और वहां पहुंचने के बाद में एक यज्ञ करवाता था, और यज्ञ करवा के अनाउंस कर देता था आज से ये इलाका मेरा। तो इसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। ऐसा यज्ञ करने वाले के राजाओं में सबसे ज्यादा पुष्यमित्र शुंग के बारे में आता है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो घोड़ों वोड़ों वाली बात हो रही है, ये जो प्रॉपर इनके बारे में जो डिस्कशन किया गया है, ये प्रॉपर डिस्कशन कैसा है? वो डिस्कशन ऐसा है, इस तरीके का है कि घोड़े इतने ट्रेंड होते थे इस समय, उन्हें पता होता था किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, साथ में सेना भी रहती थी। आपने सिकंदर के घोड़े को सुना है? किसी ने सिकंदर के घोड़े के बारे में सुना है? क्यों पॉपुलर था सिकंदर का घोड़ा? सिकंदर जो आया था ना भारत के अंदर, भी चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान देख रहे थे हम लोग। सिकंदर का घोड़ा पॉपुलर ही इसीलिए था कि वो बिना लगाम का घोड़ा था। सिकंदर अपने घोड़े में कभी लगाम नहीं लगाता था। ठीक है, कभी लगाम न लगाने का मतलब समझ रहा हो? सिकंदर अपने घोड़े में जो भी जितने भी घोड़े हैं पूरे इस युद्ध के दौरान देखोगे आप, सारे के सारे सब पे लगाम रहती। मतलब घोड़ों को रोकना भी तो होगा। उसका घोड़ा इतना समझदार था कि उसे पता था कहाँ रुकना है, कब रुकना है, कैसे रुकना है, किस जगह रुकना है, सब उसको पता था। ठीक है, तो वो लगाम उसके ऊपर इतनी थी, और ना तो उसके ऊपर मुसिक्का होता था। मुसिक्का समझते हो? जो ये जो लगा होता है ऐसे करके, तो वो सिर्फ सामने देखे। ठीक है, एक हमारे यहाँ खच्चर घोड़े, ठीक है, मुसिक्का भी लगा दो तब भी आगे देखो ना घोड़ों को चलते चलते, देखा है ना हमारे यहाँ? नहीं, मैं सब नोटिस करता हूँ, सारी चीजें देखता रहता हूँ। ठीक है, तो उसका घोड़ा इतना समझदार था, बिना लगाम के जहां चाहता था अपने घोड़े को ले जाता था, बिना लगाम। मतलब वो ओपनली घोड़े पे बैठता था और जहां चाहता चला जाता।
सिर्फ एक निर्देश देता था, रुक जाता था, रोबोट नहीं होता, कहता चलो तो चल देता था, तो वो इतना था। आजकल के घोड़े ये जितने भी हो रहे हैं, इन सबको एक डायरेक्शन देनी पड़ती थी, ये सारे के सारे लोग सिक्का लगा के चल रहे, तब जाके पहुंच पाते थे किसी प्रांत में, ठीक है, वरना नहीं पहुंच पाते। और भी लोग चलाक हैं, ये थोड़ी चलाक है ना। तो ये बेसिकली शुंग वंश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है आपके ब्राह्मण वंश पहला राजवंश है। पुष्यमित्र शुंग पहले राजा है इसके, इन्होंने 2 यज्ञराज या 2 यज्ञ कराए थे, और वो दोनों यज्ञ कौन से थे, अश्वमेध यज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है कर्ण वंश, ठीक है। कर्ण वंश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे गए, आज तक कभी पूछा ही नहीं गया। जाके सिर्फ देख लीजिएगा इसकी डेट क्या है, कौन से एरा से लेके कौन से एरा तक ये राजवंश चला है, सिर्फ उतना देख लीजिएगा, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। सातवाहन वंश, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सातवाहन वंश के बारे में यहाँ डिटेल डिस्कशन करना है हम लोगों को, और ये वंश जो है पूरा एक क्लास लेगा, ठीक है, कितना, एक क्लास पूरा लेगा। इसको 5-10 मिनट में समेटा भी नहीं जा सकता, खत्म भी नहीं किया जा सकता। और सातवाहन वंश को अगर मैंने आज शुरू कर दिया तो 5 से 6 मिनट चलेगा, और उसके बाद में क्या होगा, कल से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डबल मेहनत क्यों करूं, बीच में गैप हो जाएगा, गैप भी हो जाएगा, गैप भी हो जाएगा, कह रहा हूं एक दिन का गैप भी हो जाएगा, और तुम लोग आज की चीजें नहीं याद रख पाते, कल की क्या तो वो वाली प्रॉब्लम वाली चीज है, ठीक है। इसलिए मैं एक काम अभी कराने जा रहा हूँ, वो लिखाने जा रहा हूँ, 14 शिलालेख लिखो। नहीं लिखो, दिखाओ स्क्रीनशॉट दिखाओ। सर केवल स्क्रीनशॉट है ये सर, एचक्यू करने के बाद हां चलो लिखो। पहला शिलालेख, देखो इसी जोड़ तो लिया तुमने, इसी से लिखा देना, कहां से लिखो, फेसबुक से, जैसा पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, पता गलत है, गूगल भी चौथा वाला गलत लिखा है, सही है गलत है। देखो पहला शिलालेख, वाला शिलालेख खराब है, लिखी लोग साथ में लिख भी जाएगा। मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस तुम लोगों को पॉइंटर्स में बता दूंगा, इतना बहुत डिटेल में लिखा। पहला लिखो, पहले वाले में लिखो अहिंसा कॉमा पशु हत्या, पहला लिखो अहिंसा और कॉमा करके लिखो पशु हत्या, और पशु हत्या के ब्रैकेट में बना देना क्रॉस, क्रॉस पशु हत्या नहीं होती थी मतलब, ठीक है, क्रॉस का मतलब यही है, ठीक है। दूसरा लिखो पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा, कॉमा लगा के लिखो दक्षिण भारत, कॉमा लगा के दक्षिण भारत, और ब्रैकेट में लिख लेना चोल, चोल, हाँ ब्रैकेट में चोल राजवंश के बारे में लिखो, और उसको कर दो क्रॉस, मतलब दक्षिण भारत के तमाम राजवंशों को लिखा गया उसके अंदर, बस चोल के बारे में नहीं लिखा गया, इससे ये पता चलता है, ठीक है। दक्षिण भारत लिखो, ब्रैकेट में लिखो चोल, और उसको कर दो क्रॉस, मतलब सारे राजवंश लिखे लेकिन दक्षिण भारत का चोल राजवंश उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले में लिखो प्रदेशक, कॉमा युक्तक, प्रदेशक कॉमा युक्तक कॉमा राजुक, ठीक है। ये सब क्या है, पद है बेसिकली, या फिर कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि भाई ऐसे रहे होंगे, इस नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में चौथे वाले में लिखो धम्म घोष, धम्म घोष, धम्मा के बारे में लिखा हुआ है, धम्मा या धम्मा लिख लो डैश लगा के, धम्मा, धम्मा क्या होता है, धर्म, मतलब धम्मा, हर धर्म में धम्मा को धर्म नहीं बोलते क्या, सिर्फ बौद्ध धर्म में धम्मा बोला जाता है, और धम्मा किसको बोला जाता है, जो इनके प्रिंसिपल सिद्धांत हैं उनको धम्मा बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो दर्शन है इनके द्वारा उन दर्शनों को धम्मा बोला जाता है, तो ये धम्म घोष लिख लो इसको।
पांचवें वाले में धम महामात्र, पांचवा धम महामात्र, इसका क्या मतलब? जो धार्मिक अधिकारी होते थे, जो पोस्ट होती थी, मिनिस्ट्रीज होती थी, कौन अधिकारी बेसिकली किस किस के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी विवेचना कहाँ की गई? पांचवें वाले में धम महामात्र। छठे में लिखो कल्याण। किसका कल्याण? कल्याण, अशोक कल्याण की बातें कर रहा है यहाँ पर कि जगत का, देश का या फिर लोगों का कल्याण कैसे किया जाएगा। जन मामलों में सातवां है समन्वय धर्म, सातवां है समन्वय धर्म। समन्वय धर्म का मतलब यहाँ बेसिकली सेकुलरिज्म के आइडिया को बढ़ावा दिया गया, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया भी था, अशोका कितना धर्मनिरपेक्ष राजा था, इसलिए अशोका को द ग्रेट के नाम से भी जाना जा रहा है। अपने धर्म को, बौद्ध धर्म का इतना बड़ा अनुयायी, और उसके बाद में भी वो दूसरे धर्मों का जैसे सम्मान करता था, इस वजह से उसे द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आठवें में लिखो धम्म यात्रा। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा। ठीक है, धम्म यात्रा का मतलब जैसे इन्होंने भेजा अपने बच्चों को, ठीक है, जाओ यात्रा करो, जाके प्रचार प्रसार करो इस धर्म का, तो ये धम्म यात्रा का वर्णन है, लोगों को भेजना वहां तक। ठीक है, 9 में लिखो छोटा त्योहार। छोटा त्योहार, छोटा त्योहार का क्या मतलब बताओ जरा, वही है ना, पढ़ के बताओ क्या मतलब। तो छोटा धर्म कहाँ लिखा है? त्योहार, सॉरी, छोटा त्योहार कहाँ लिखा हुआ है? तुम तो कह रहे सब वही लिखा है, क्या मतलब है छोटा त्योहार? क्या कहना चाह रहा होगा अशोका? इतना तो अशोका को जानते होगे ना। छोटा त्योहार या छोटे मोटे त्योहार क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है? उस पर रोक लगाने की बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि त्योहारों को छोटे रूप में एग्जैक्टली बात हो रही है कि जो त्योहार आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, उनके ऊपर जो अनगिनत रुपया पैसा उड़ा देते हो, जो धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे धर्म का पालन अगर करना, त्योहारों को मनाना भी है, तो उसको इस तरीके से मनाओ कि जिस तरीके से मनाया जाता है, कायदा होना चाहिए। त्योहारों को छोटा रूप दे दीजिए। छोटा रूप देने के अंदर क्या होगा, आप उसके अंदर फिजूल खर्ची नहीं करोगे। तो यहाँ फिजूल खर्ची को लेकर रोक की गई है। बेसिकली बलि प्रथा की यहाँ निंदा करने के लिए उसने सभी लेख पर लिखाया था कि आप उसके अंदर बलियां देते हो, त्योहार को इतना ज्यादा सेलिब्रेट करते हो, बड़ा करते हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर उस बात को यहाँ पर किया गया था। ठीक है, 11वें में लिखो ब्राह्मण, सॉरी 10वां, अच्छा धम्म का महत्व, 10वां धम्म का महत्व। धम्म का महत्व बताया गया। धम्मा के बाद देखो कितनी बार की गई है इसके अंदर। अब यहाँ इंपॉर्टेंस बताई जा रही है धम्मा की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 11वां लिखो ब्राह्मण। क्या है 11वें? और ब्राह्मण के आगे लगा दो ब्रैकेट में क्रॉस। ब्रह्मा के तत्वों का प्रकाशन। क्या समझ आ रहा है इससे? ब्राह्मण को मैंने लिख के क्रॉस में लगवा दिया। तुम तो पार्टी हो गए, ऐसी बातें कर ऐसी बातें ना करो। कोई और बोल दे तब भी ठीक, तुम तो ना बोलो। इसलिए ये आ गया फॉर्म में आ गया तुम्हारा, फिर करने लगे तुम्हारे कहते क्यों लिखाया मैंने ब्राह्मण और ब्रैकेट में क्रॉस क्यों लगवाया? बताओ लॉजिक। इसका मतलब ये है कि केवल ब्राह्मणों की बात ना मानी जाए, हाँ। उनका संस्कार और विचारों को लेकर चला जाए। सिर्फ ब्राह्मणों की बात ना मानी जाए, सभी को बराबर दर्जे पर लेके चला जाए। जो आपके
बुद्धिस्ट मॉन्क भी होते हैं, भिक्षु भी होते हैं, है ना। जैन के अंदर भी कई सारे ऐसे मॉन्क्स होते हैं। उन सारे लोगों को आप इक्वल ट्रीट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद से काम नहीं चलेगा। और इसके अंदर इन्होंने ब्राह्मणों को लिखा भी है कि ब्राह्मणों को वो मानते भी हैं, ब्राह्मणों का सम्मान भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में ब्राह्मणवाद नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणवाद, आप सभी तबकों के हर धर्म गुरु का बराबर सम्मान कीजिए, इस बात को यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, 12वां लिखो, स्त्री महत्व। स्त्री महत्व, अच्छा समझाओ। एग्जैक्टली, बेसिकली यहाँ पे महामात्र की बात हुई है। महामात्र का मतलब हाईएस्ट पोजीशन इन आवर रिलीजन। एक धर्म के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती है किसी के भी व्यक्ति के द्वारा, वो हाईएस्ट पोजीशन सिर्फ पुरुषों को क्यों, वो महिलाओं को क्यों नहीं दी जाती? तो यहाँ पे स्त्री के महत्व को लेकर स्त्री की महामात्र की पोजीशन पर रखना चाहिए, ये बात इसके अंदर की गई। ठीक है, 13वां वाला पता है आप लोगों को, कलिंग। ठीक है, कलिंग का वर्णन 13वें वाले में, इसी में डैश लगा के एक बात और लिख लेना, हाथी गुफा अभिलेख, या ब्रैकेट में कहीं भी लिख लो, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा, खारवेल के द्वारा, जिसमें भी कलिंग के वर्णन किया गया है, कलिंग वॉर का। ठीक है, उसमें भी कलिंग के वॉर का वर्णन किया गया है। ठीक, 14वां 14 लेखक लिख लो, इसमें लेखक या लेखन लिख लो। हाँ, बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जितने भी 13 अभिलेख या शिलालेख आपने पढ़े, उन सारों का लेखन के बारे में व्याख्या की गई है 14वें वाले में, और उसमें महत्व बताया गया कि इन 13 सारे के सारे अभिलेखों का महत्व क्या है, किस तरीके से ये 13 के 13 अभिलेख आपकी लाइफ के एक पार्ट बन सकते हैं और लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। एक चीज और नोट कर लो बस, 13 अभिलेख के अलावा जो मैंने आपको अलग से कुछ अभिलेख लिखाए थे, जिसके अंदर अभी मास की अभिलेख आपने लिखा था, ठीक है, लिखो उसके बारे में 4 पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंट करके लिख लो। पहला लिखो गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख। और साथ में एंड करके इसी में मास की अभिलेख भी लिख लेना, एंड मास की अभिलेख, और इसमें डैश लगा के लिख लो अशोक, मास की। हाँ, मास की अभिलेख, और इसमें डैश लगा के लिख लो अशोक, मतलब यहाँ पे नाम अशोक लिखा गया है इन दोनों अभिलेखों के अंदर। ठीक है, अशोक का नाम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों अभिलेखों, अरे आइए पूरी बस 2 मिनट और, मास की अभिलेख। ठीक है, इसके बाद में एक अभिलेख और लिख लो, भ्राभु अभिलेख बताया था क्या आप लिखे? भ्राभु अभिलेख राजस्थान के अंदर, ऊपर वाला जो गुर्जरा है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मास्की वाला कहाँ बताया? राजस्थान, वो सॉरी राजस्थान नहीं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर और कर्नाटका के अंदर पाया जाता है मास्की वाला, साउथ में है बेसिकली, कर्नाटका, मास्की कर्नाटका। ठीक है, और उसके बाद में अगला भ्राभु राजस्थान में है, भ्राभु राजस्थान में है, और इसके अंदर ही लिखा गया है मगध सम्राट। ठीक है, अशोका, क्या लिखा गया? मगध सम्राट अशोका। ठीक है, और हर अभिलेख के अंदर प्रियदर्शी लिखा हुआ ही है, ये ध्यान रखिएगा। हर अभिलेख के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ये सब चीजें जो मैंने बताई आपको कहाँ लिखी हुई है? ब्रैकेट के अंदर मेंशन की गई है, तो ब्रैकेट के अंदर ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो इन अभिलेखों से जितने भी अभिलेख है अशोका से रिलेटेड, ये सारी चीजें याद रखिएगा। पूरे प्राचीन भारत में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो अशोका है। ठीक है, इसलिए अशोका के बारे में जो लिखाने वाली चीजें थी वो भी लिखा दी मैंने। अब लिखाऊंगा नहीं कुछ, साधवान आधवान पढ़ाते हुए चलेंगे तेजी से, क्योंकि समय है कम और कम समय के आधार पर हम लोग को सिलेबस भी खत्म करना है। ठीक है।
और अभी सर आ रहे हैं। अब इसमें क्या गैप लोगे? इसमें भी गैप चाहिए? चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ चलिए बताइए पहले तो रहने दो। हाँ 2 मिनट मैंने पता क्या बताया, जितने भी शिलालेख अभी हैं इसका एक क्रक्स है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सब जो चीजें सब जगह इम्पोर्टेंट जगह है, ये अलग हो इसके शिलालेख को कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये उसमें से कुछ शिलालेख मैंने जो बताया वो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये सब चीज़ों को मत जाना, काफ़ी डिटेल डिस्कशन है।